everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach econometrics on this channel. फिलहाल हम ऑटो कोरिलेशन को पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑटो कोरिलेशन क्या होता है और अगर ऑटो कोरिलेशन किसी डेटा सेट में आ जाता है तो उसके क्या इंप्लीकेशन होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ऑटो कोरिलेशन है उसकी टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, यानी कि किसी भी डेटा सेट में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है उसको हम पता कैसे लगाएंगे, ये हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की हम वीडियो में दो टेस्ट पढ़ेंगे। बेसिकली ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी एक बेस्ट टेस्ट नहीं है, बहुत सारे टेस्ट हैं जिनमें से जो आज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो ब्रॉडली यूज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेस्ट टेस्ट है। अगर आपको ऑटो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट और इससे पहले वाली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उसे समझ लीजिए ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आए। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि ऑटो कोरिलेशन क्या होता है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं और वो किस तरीके के डेटा सेट में प्रेजेंट होता है, तो आप आज का वीडियो नहीं समझ पाएंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं कि मेथड्स ऑफ डिटेक्शन क्या हैं ऑटो कोरिलेशन के। सबसे पहला जो मेथड ऑफ डिटेक्शन है ऑटो कोरिलेशन का वो है ग्राफिकल मेथड, यानी कि हम ग्राफ के थ्रू पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऑटो कोरिलेशन है भी या नहीं। ग्राफिकल मेथड जो है वो सबसे सिंपल है, जैसे नाम से पता चल रहा है, विल ड्रॉ ए ग्राफ। लेकिन ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलते हैं टाइम सीक्वेंस प्लॉट। टाइम सीक्वेंस प्लॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो भी डेटा सेट होता है उसमें एक्चुअल एरर को निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअल एरर जो होती है वो सबको नहीं पता होती है, तो हम किस पे काम करते हैं, हम काम करते हैं एस्टिमेटेड एरर पे। ठीक है, हेड का क्या मतलब है, एस्टिमेटेड। तो जो एक्चुअल एरर है हमें वो नहीं पता होती है, क्योंकि जो हम डेटा होता है मैं आपको डे 1 से ये बात समझा रही हूँ कि हम पॉपुलेशन पे काम नहीं करते हैं, हम सैंपल पे काम करते हैं। तो जो हम पॉपुलेशन से सैंपल को निकालते हैं तो उसमें कुछ एरर टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। और जब हम पॉपुलेशन पे काम करते हैं तो वो हमारा एक्चुअल डेटा सेट पे काम करता होता है, लेकिन जब हम सैंपल पे काम करते हैं तो वो हमारा एक्चुअल डेटा सेट पे काम नहीं करते हैं, तो हम उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्टिमेशन से। ठीक है, तो अब हमें ग्राफिकल मेथड में करना क्या है, ग्राफिकल मेथड में हमें ये जितने भी एस्टिमेटेड एरर्स हैं उनको हम टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट करेंगे और इस पे वाई एक्सिस पे हम एरर को प्लॉट करेंगे। और ऑब्जर्व करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि पहले बहुत सारे सेवरल स्मॉल फिर लार्ज, या फिर पहले बहुत ज्यादा लार्ज एरर टर्म्स आई हैं और फिर स्मॉल एरर टर्म्स आई हैं, जब ये एक पैटर्न फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या है, ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि पहले साल भी कोई हमारा एरर टर्म बढ़ा, फिर दूसरे साल भी बढ़ा, फिर तीसरे साल भी बढ़ा, फिर कम होना शुरू हुआ, तो अगर हमें टाइम सीक्वेंस से ऐसी कोई भी चीज दिखती है तो इसका मतलब हमारे उस डेटा सेट में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जिसमें हमने टाइम यहाँ पे लिया है और एरर टर्म हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो लीजिए टाइम पीरियड 1 में अगर हमारा एरर टर्म यहाँ पे है, फिर 2 में हमारा यहाँ पर है, फिर 3 में हमारा यहाँ पे है, फिर 4 टाइम पीरियड में हमारा एरर टर्म यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए पहले बहुत छोटा था, फिर बढ़ रहा है, फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक पैटर्न जब हमें मिल जाएगा ग्राफ के थ्रू, जब हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा ऑटो कोरिलेशन की प्रेजेंट को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, ये बताएगा कि इस डेटा में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है। ये एक तरीके का ग्राफ होता है। दूसरे तरीके का ग्राफ भी बनता है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि उसमें ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। देखिए, जो हम दूसरे तरीके का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इस साल का एरर टर्म UT और दूसरे साल का एरर टर्म UT-1, यानी कि जो अभी 2021 चल रही है तो 2021 का एरर टर्म और 2021 से पहले 2020 का एरर टर्म, अगर हम इन दोनों एरर टर्म को प्लॉट करेंगे और इन दोनों एरर टर्म को प्लॉट करने के बाद में हम एक लीनियर पैटर्न को पता लगा पाएंगे। लीनियर पैटर्न अगर हमारा एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन की प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, आई होप आपको ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया होगा। ग्राफिकल मेथड में टाइम सीक्वेंस प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करना होता है। सबसे पहले हम बहुत सारे एरर टर्म को प्लॉट करेंगे और एरर टर्म को प्लॉट करने के बाद अगर हमें कोई भी ऐसा पैटर्न दिखता है कि जिसमें बहुत ज्यादा स्मॉल है,
फिर लार्ज, फिर पहले स्मॉल या फिर लार्ज, ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर छोटा, तो ऑटो कोरिलेशन का प्रेजेंट है। दूसरा जो टाइम सीक्वेंस का प्लॉट है उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इस साल का एरर टर्म या जिस साल का हम स्टडी कर रहे हैं उस साल का एरर टर्म और उससे पीछे वाले साल के एरर टर्म जो है उन दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर उन दोनों में लीनियर पैटर्न निकल के आता है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज एन ऑटो कोरिलेशन इन द डेटा सेट। अब हम समझेंगे कि डुर्बिन-वाटसन टेस्ट क्या होता है। डुर्बिन-वाटसन टेस्ट जो है वो पॉपुलर एक मेथड है ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए, और उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारा ये होता है d इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से t, यानी कि 1 से लेके t तक जितना भी टाइम उसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं टाइम सीरीज में, यानी कि t नंबर ऑफ ईयर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। और अंदर क्या है, एरर टर्म का समेशन ऑफ एरर टर्म, यानी कि जिस साल में हम कर रहे हैं, जैसे कि 2007 में अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उससे एक पिछला, जैसे कि मैंने अभी आपको प्लॉट करके बताया था, ग्राफिकल मेथड में भी बताया था कि एक जिस साल में हम स्टडी कर रहे हैं और एक उससे पिछले वाले साल का एरर टर्म, तो 2006 एंड देन ओवरऑल सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि 2007। अब हम इसको लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू एरर टर्म्स अपॉन ओवरऑल एरर सम्स ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ एरर टर्म इन कंसेक्यूटिव ईयर्स अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि TSS, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें लिमिट को लगाएंगे और जब हम लिमिट को लगाएंगे और लिमिट को लगाने के बाद एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी जो d की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, 2 1 माइनस रो, ये p नहीं है, इसको रो बोलते हैं, ये एक लेटर है, ठीक है, 2 1 माइनस p, ठीक है। इसको अब जब हम पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, किसी नेट के एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती, बस आपको याद रखना ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब हम क्या करेंगे, रो की ना डिफरेंट वैल्यूज को निकाल कर देखेंगे, ठीक है। अगर हम रो की वैल्यू 0 रखते हैं तो d की क्या वैल्यू होगी, 2 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अगर हम रो की वैल्यू 1 रखते हैं तो d की क्या वैल्यू होगी, 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम रो की वैल्यू -1 रखते हैं, देखिए ये समझने वाली बात है, रो की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, -1। जब हम रो की वैल्यू को -1 रखेंगे तो d की क्या वैल्यू आएगी, 2 1 माइनस रो इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अंदर 2 है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो x पे डिपेंड करेंगी हमेशा से। क्रिटिकल वैल्यू हमारे x डेटा सेट पे, हमारे पास 2 तरीके का डेटा होता है, x और y, जिसके बीच में हम रिलेशन डिपेंड करते हैं, और जो हमारा मॉडल होता है वो जनरली इस तरीके से होता है। तो हमारी वैल्यू जो होती है वो x पे डिपेंड करती है, और x की वैल्यू हर मॉडल में अलग अलग होगी, हर मॉडल का अपना एक अलग डेटा होगा और हर मॉडल का अपना एक डेटा सेट होगा, इसीलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया है कि जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में वो बनाई है, DL लोअर लिमिट, DU अपर लिमिट। और ये किसका काम करेंगे, ये क्रिटिकल वैल्यू का काम करेंगे। ये जो DL और DU हैं ये किसका काम करेंगे, ये क्रिटिकल वैल्यू का काम करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्रिटिकल वैल्यूज को यूज कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जिस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को बनाते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाते हैं, फिर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को निकालते हैं और ऑब्जर्व्ड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको नल हाइपोथेसिस वाली वीडियो में समझाया हुआ है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू तो ये हो गई ना, DL और DU, ठीक है। तो एक वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो लोअर बाउंड से कम है, ठीक है, और अपर बाउंड 4 - DL इससे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे।
यानी कि अगर बीच में ये जो ग्राफ है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कंडीशन देके पूछा जाता है कि अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू DL से कम है, 4 - DL से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, सेफली रिजेक्ट कर देंगे, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू D, जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू D है, वो इन दो एरिया के बीच में आके पड़ती है, DL से DU के बीच में या फिर 4 - DU से 4 - DL के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनकॉन्क्लूसिव, यानी कि हम उस रिजल्ट पे काम ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस डेटा सेट में ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो D है वो कैलकुलेट करने के बाद DU से 4 - DU के बीच में आती है, तो हम उसमें बता सकते हैं कि उसको हमें रिजेक्ट नहीं करना है, हम उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे और हम ये मान लेंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको याद कैसे रखनी है ये चीज, देखिए DL और DL, जो डर्बिन का वॉटसन टेस्ट है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 4 के बीच में ही रिवॉल्व करेंगी, 0 से कम नहीं होंगी और 4 से ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 0 से 4 के बीच में ही रिवॉल्व करेंगी। अगर 2 आ जाता है आपका वैल्यू तो इसका मतलब उसमें ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है। 2 जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट का काम करता है। तो जब हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, DL और 4 - DL, यानी कि जब हम रिजेक्ट की बात करेंगे तो हम हमेशा लोअर लिमिट की बात करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, इससे तो कम और इससे ज्यादा। इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जब हम इनकॉन्क्लूसिव की बात करेंगे तो DL से DU के बीच में इनकॉन्क्लूसिव है और उसके बाद में हमारा 4 - DU और 4 - DL से कॉन्क्लूसिव है, यानी कि जब हम DL और DU दोनों को कंसीडर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनकॉन्क्लूसिव हो जाएगा, ठीक है, उसका हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम रिजेक्शन की बात करेंगे तो केवल लोअर लिमिट की बात होगी, जब इनकॉन्क्लूजन की बात होगी तो दोनों की बात होगी, लोअर लिमिट और अपर बाउंड की, और जब डू नॉट रिजेक्ट की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, केवल अपर बाउंड की, ठीक है। ये इसको याद रखने का तरीका है। अभी तक हमारे पास ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने का कोई भी बेस्ट मेथड अवेलेबल नहीं है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है डुर्बिन वाटसन टेस्ट। बहुत सारे जो इकोनोमेट्रिक्स पैकेजेस आते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसमें हम डेटा को पुट करते हैं और वो हमें क्लियरली बता देता है कि इस डेटा सेट में कोई प्रॉब्लम है, वो हमें क्लियरली बता देता है कि इस डेटा सेट में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन जो डुर्बिन वाटसन टेस्ट है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि कुछ एरियाज में ये बताता नहीं है। अगर वैल्यू जो है D की वो इनकॉन्क्लूसिव जोन में आ गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है, ठीक है। दूसरा यह है कि ये केवल उसी कंडीशन में काम कर सकता है जब इंटरसेप्ट टर्म अवेलेबल हो। अगर इंटरसेप्ट टर्म अवेलेबल नहीं है किसी भी इकोनोमेट्रिक्स के मॉडल में तो ये काम नहीं करेगा। कि क्रिटिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे DL DU ये जो क्रिटिकल वैल्यूज है इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कई बार इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। लैग्ड वैल्यूज पे काम नहीं करता है। लैग्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसका इम्प्लीकेशन आने वाले 1-2 साल में दिखाई दे तो वो इसको कंसीडर नहीं करता है। जबकि ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या है कि हम सक्सेसिव टाइम पीरियड में किसी भी डिसीजन का इम्पैक्ट देखते हैं। जैसे कि आज अगर इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन आज ही नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, कंजम्पशन हमारा ग्रेजुअली बढ़ता है, एक साथ नहीं बढ़ता है। तो उस केस में ये ऑटो कोरिलेशन जो है वो वर्क नहीं करे, उस केस में ये डेटा सेट जो है वो वर्क नहीं करेगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि केवल एक ऑर्डर के ऑटो रिग्रेशन को ये पता लगा सकता है, यानी कि अगर मूविंग एवरेजेस है और कंसेक्यूटिव ऑटो कोरिलेशन है तो वो इसमें पता नहीं लगता है। That's it for today's videos guys. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि ऑटो कोरिलेशन को किसी भी डेटा सेट में डिटेक्ट कैसे करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी को पढ़ेंगे। अभी तक मैं मल्टी कोलिनियरिटी और ऑटो कोरिलेशन को पढ़ा चुकी हूँ। आगे वाली वीडियो में हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी को शुरू करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी की वजह से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।